हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 तक हमने क्या कर लिया था? लेक्चर नंबर 8 में हमने डाइजेशन स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड हेडिंग डालिए। चलिए लिखिए डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, चलिए इस पॉलीसेकेराइड में हमें स्टार्च का डाइजेशन देखना है। ठीक है, स्टार्च, देखो स्टार्च का डाइजेशन देखना है। सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? स्टार्च का डाइजेशन मैंने बोला था कि 30% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन हमारा बक्कल कैविटी में ही हो जाता है। सो यहाँ पे लिखिए स्टार्च, लिखिए इन बक्कल कैविटी, ठीक है। 30% ऑफ स्टार्च गेट डाइजेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे 30% स्टार्च है जो हमारी बकल कैविटी में ही ये डाइजेस्ट हो जाती है। स्टार्च है, स्टार्च किस फॉर्म में टूटेगा? स्टार्च हमारा पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जो हमारा है वो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, स्टार्च होता है मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज से बना होता है। ठीक है, स्टार्च है जो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माल्टोज क्या है हमारा? डाइसेकेराइड। ठीक है, माल्टोज हमारा डाइसेकेराइड है। अब ये इस दोनों में स्टार्च है जो बकल कैविटी में हुआ और डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होती है। तो इसमें एक एंजाइम यूज होता है, हर जगह पे एक एंजाइम यूज होती है। तो इस एंजाइम को बोलते हैं हम सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है, इस एंजाइम को बोलते हैं हम सैलिवरी अमाइलेज। पीएच कितना होगा इसका? बकल कैविटी का पीएच हमारा होता है 6.8। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ये दिख रहा है आपको सैलिवरी अमाइलेज में? एक बार देख लूँ। विजिबल है ये, चलिए ठीक है। सो विजिबल है, यहाँ पे लिख लो। इसका दूसरा नाम भी है, पीटियालिन बोलते हैं इसको। ठीक है, सो नीचे लिख लो। ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए, स्टार मार्क लगा के लिख लो। लिखिए सैलिवरी अमाइलेज is also called PTYALIN। ठीक है, उसको टियालिन भी बोल सकते हो या पीटियालिन भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है। पी इसका साइलेंट है। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए हो गया, ये लिख लिया। अब लिखिए पैनक्रिएटिक अमाइलेज, मीन्स अब डिओडेनम में जो होगा ना डाइजेशन ऑफ स्टार्च का डाइजेशन था। पहला था बक्कल कैविटी मीन्स माउथ, अब दूसरा हमारा है डिओडेनम, स्टार्च का डिओडेनम। स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो डिओडेनम में लिखिए। यहाँ पे है सेम ही हमारा आया पॉलीसेकेराइड, मीन्स स्टार्च। मैं पॉलीसेकेराइड इसलिए बार बार लिखवा रही हूँ ना कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि स्टार्च को क्या बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी डाइसेकेराइड माल्टोज में। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा? ये हमारी क्या डिओडेनम में होती है विद द हेल्प ऑफ पैनक्रिएटिक एंजाइम। ये होता है पैनक्रिएटिक एंजाइम, इसके लिए इसको बोलते हैं
पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ठीक है, ये है पैनक्रिएटिक एंजाइम। ठीक है, चलिए समझ गया। इसका पीएच होता है हमारा, पैनक्रिएटिक एंजाइम का पीएच कितना होता है हमारा 7.8। क्या इंटेस्टाइनल का और पैनक्रिएटिक का दोनों का एंजाइम रेंज अप्रॉक्स सेम ही होता है। समझ गए। डिओडेनम का हो गया हमारा, ये पैनक्रिएटिक एंजाइम है, स्टार्च को अटैक करके माल्टोज करेगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्च का हमारा डाइजेशन हो गया। अब देखो स्टार्च हमने पढ़ा था, तो स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज होता है। स्टार्च क्या होता है, ये सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना स्टार्च। तो वो इसके दोनों के बीच में बॉन्ड होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ये तोड़ेगा और फिर अलग अलग कर देगा। ठीक है, ये हमारी डाइसैकेराइड है। ये हमारी अभी देखो, अभी तक तो डाइसैकेराइड ही तक बना, लेकिन हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, मोनोसैकेराइड। तो ये आगे जाके ये मोनोसैकेराइड भी टूट जाएगा। अब यहाँ पे माल्टोज है। अब माल्टोज पे क्या होगा, यहाँ पे एक माल्टेज कहाँ से आएगी हमारी, क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम से। और यहाँ पे देखिए, लिख लो यहीं पे, हाँ ये माल्टोज बनी, माल्टोज पे आगे जाके ये माल्टोज है, इस पे आगे जाके टूटेगी तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूटता है ना, कि सबसे स्मॉल। अब इससे छोटा यूनिट तो नहीं हो सकता, इसी के बहुत सारे यूनिट मिलने के बाद ये मोनोसैकेराइड है। ये हमारी मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, सबसे छोटा फॉर्म है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ये पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है हमारा इंटेस्टाइनल एंजाइम, जैसे माल्टेज जिसको बोलते हैं। इस केस में माल्टेज होगा। ठीक है, चलिए माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगी और उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, अब ऐसा ही है, वो जो स्टार्च वाला था डाइसैकेराइड, वो भी आगे आके नीचे, ये सब इंटेस्टाइन में हो रहा है। इंटेस्टाइनल जूस है तो इंटेस्टाइन पे डिओडेनम तो हमारा इंटेस्टाइन ही है ना, तो उसी पोर्शन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन, मतलब जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है ना, मैक्सिमम होता है वो डाइजेशन होता है डिओडेनम में। ठीक है, नोट कर लो। चलिए हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिखवाया था माल्टेज के नीचे मैंने बोला ना इंटेस्टाइनल है, तो ये लिख लो आप, नहीं तो भूल जाओगे। यहाँ पे लिख लो इंटेस्टाइनल एंजाइम है ये। ठीक है, इंटेस्टाइनल एंजाइम। ठीक है, देखो सब जगह जो है ये स्टार्च को कन्वर्ट करा हमने माल्टोज में, तो ये पैनक्रिएटिक एंजाइम है। और इसके बाद ये पैनक्रिएटिक एंजाइम के बाद डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो माल्टोज है, तो माल्टोज के लिए माल्टेज यूज़ करें। अगर सुक्रोज होगा तो इन्वर्टेज, सुक्रोज के लिए इन्वर्टेज यूज़ करते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको लिखवा दूँगी एक। चलो हो गया। चलो लिखिए, सुक्रोज लिखिए। सुक्रोज हमारा है जो कन्वर्ट होगी। सुक्रोज किस किस चीज़ के मिलने से बनती है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। ठीक है, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, अभी आप लिख लीजिए। सुक्रोज हमारा क्या है, डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। ये दोनों क्या है हमारा, मोनोसैकेराइड। दोनों के लिए साथ में लिख रही हूँ मैं, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ होता है ग्लूकोज, सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं, चीनी वाला। ठीक है, तो इसमें होता है हमारा इन्वर्टेज यूज होता है, इन्वर्टेज। ठीक है, पीएच हमारा सेम ही होगा 7.8। ठीक है, सुक्रोज का दूसरा नाम लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे,
इसको बोलते हैं इन्वर्टेज, इसको इसलिए बोलते हैं ना, इसका इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं इसको, इन्वर्ट शुगर और केन शुगर, शुगर केन वाला शुगर, और एक सुक्रोज। ठीक है, ये सब इसी का नाम है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल है, लिख लीजिए, लैक्टोज, ये सेकंड था, थर्ड, फर्स्ट वाला हमारा माल्टोज है, सेकंड सुक्रोज एंड थर्ड इज लैक्टोज। ये सब ज़्यादा यूज होंगी। लैक्टोज, देखो लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर, जो चीन मतलब दूध में जो कार्बोहाइड्रेट शुगर पाया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं लैक्टोज। ठीक है, इसका लिख लीजिए नेम और करके, ये सब हम डाइसैकेराइड है, मिल्क शुगर। ठीक है, चलो ठीक है, ये कन्वर्ट होता है, ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्लस एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का। अब देखो, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज। ठीक है, ये दोनों क्या, ये हमारा है डाइसैकेराइड, ये हमारा है मोनोसैकेराइड। ठीक है, चलो डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड। ठीक है, इसमें ये कौन सा इसमें होता है, एंजाइम का नाम है लैक्टेज, लैक्टेज। ठीक है, pH 7.8। देखो बहुत हद तक आप देख रहे हो कि जो एंजाइम है उसी का नाम है, बस लास्ट में एज लगा दिया। एज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करने वाला। ठीक है, एंजाइम है, एंजाइम बहुत सारे एंजाइम के लास्ट में एज लिखा रहता है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है ब्रेक करने वाला, तो ब्रेक करने वाला एंजाइम है। बस इसका याद कर लीजिएगा, सुक्रोज का इन्वर्टेज होता है। ठीक है, ये इन्वर्टेज याद कर लीजिएगा कि सुक्रेज नहीं है, इन्वर्टेज है। सो इसको याद करने की जरूरत है, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। माल्टोज का माल्टेज, लैक्टोज का लैक्टेज। सो प्लीज नोट। चलो हो गया, हमारा शुगर का डाइजेशन हो गया यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट का। अब लिखिए डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देखो चलिए ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलो न्यूक्लिक एसिड पहले देखो होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसमें बॉन्ड्स होते हैं कौन कौन से, एक होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो जो बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें एक बेस ये होता है ना, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट और एक शुगर। तो शुगर है तो शुगर दो अटैच करेगी, तो उसके लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चाहिए, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एंड फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो सबसे पहला है, अभी देखो कैसे होगा। ये एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, वो बनेगी क्या, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होती है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता है हमारा, न्यूक्लियेज, जैसे हमने पढ़ा था न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज मतलब न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करना। ठीक है, ये कौन सा है, न्यूक्लियस कौन सा एंजाइम है, पैनक्रिएटिक एंजाइम है। मैंने बताया था कि एक दोनों का टेबल लिखवाया ना, पैनक्रिएटिक एंजाइम इंटेस्टाइनल एंजाइम का डिफरेंस करके पीछे वाले लेक्चर में। तो आप उसमें देखा था आपने कि न्यूक्लियस जो होती है वो हमारी पैनक्रिएटिक एंजाइम्स होती है, बाकी जो न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज, तो ये दोनों क्या होती है हमारी इंटेस्टाइनल एंजाइम। सो इसका नाम लिखिए पैनक्रिएटिक एंजाइम।
पैनक्रिएटिक एंजाइम, pH 7.8, ठीक है। चल अब देखो न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगी, न्यूक्लियोसाइड, यहाँ से कन्वर्ट होगी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, इस पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। देखो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है, इसमें होगा एक शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, तीनों होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता है, इसमें शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगी, तो इसको न्यूक्लियोसाइडेज बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं, ठीक है। लिख लो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे लिख लो, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, एक एक, ठीक है, एक है, तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर यहाँ पे है शुगर प्लस ओनली नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट नहीं है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये SNB समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए। S का मतलब है यहाँ पे शुगर, NB का मतलब है नाइट्रोजनस बेस और P का मतलब है फॉस्फेट, ठीक है। चलो समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये छोटा हो गया, इससे भी छोटा फॉर्म है, ये बना हुआ किस चीज़ से है, छोटा सा फॉर्म है, तो उसका मतलब न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड का तोड़ दिया और उसके बाद उसको और एक डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, नोट कर लो। चल ठीक है, तो ये दोनों लिख लो जो पहले मैंने लिखा था, फिर उसके बाद इसके आगे भी कर लेंगे, इसके आगे नहीं हटेगा इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अगर करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो लिख के लिख लो। अगर अब क्या है, अब इससे न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोटाइडेज तक तो हो गया, अब न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम एक्ट करती है इस पर, ठीक है। न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम इस पर एक्ट करती है और इसको क्या कर देगी, अब इसके सबसे छोटे फॉर्म में तोड़ देगी। तो सबसे छोटा फॉर्म क्या होगा इसका, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, NB, ठीक है। ऊपर NB का मतलब दिखवा दिया, तो ये सबसे छोटा फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये है जो हमारा एंजाइम, ये पैनक्रिएटिक एंजाइम थी, और ये वाली जो एंजाइम है हमारी, ये दोनों हमारी कौन सी एंजाइम है, इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो आप इस वाले के बाद यहाँ से लिखिए, ये पैनक्रिएटिक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का केस है ये इंटेस्टाइनल एंजाइम है, ठीक है। चलिए अब सही है, ठीक है, नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो अब हमें करना है डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का डाइजेशन लिखिए। चलो डाइजेशन ऑफ फैट एंड लिपिड, ठीक है। चलो लिपिड और फैट का डाइजेशन कैसे होता है, बाइल के प्रोसेस से, ठीक है। बाइल क्या करता है, उस पर इमल्सिफाई करता है और इमल्सिफाई करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, और फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो ये फैट और लीवर, ये जो हमारे ब्लड नहीं कैरी करती है, उसको ब्लड एब्जॉर्ब भी नहीं करती है, उसके लिए अलग से लिम्फ वाले प्रोसेस से होती है। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये डिओडोनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडोनम प्रोसेस से एब्जॉर्ब डाइजेस्ट होता है, उसी में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो कि ट्राइग्लिसराइड, फैट का जो फॉर्म होता है ना, वो ट्राइग्लिसराइडिक फॉर्म होता है। देखो फैट है तो ये होती है ट्राइग्लिसराइड का फॉर्म, ट्राइग्लिसराइड्स। अब देखो ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड में होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है। इसका ये 3 मॉलिक्यूल होता है, और एक ये 1:3 के रेशियो में होता है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CC
OH OH OH, ठीक है, H H H H H, ठीक है। ये हमारा ग्लिसरॉल का फॉर्म है, ठीक है। ग्लिसरॉल ऐसा होता है। और ये फैटी एसिड कैसी होगी, ये भी 3 1 2 3 R, ये 3 है ना, इसका ग्रुप है इसका O O OH, ठीक है, OOH OOH, ठीक है। ऐसा फॉर्म होता है ग्लिसरॉल। मीन्स ये O है तो इसको ऐसे कर दो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, OOS, ठीक है। चलिए, सारे ऐसे ही होंगे, OH, ठीक है। ये ग्लिसरॉल हुआ, ये हमारा फैटी एसिड हुआ, ठीक है। ये है, अब इस दोनों के बीच में रिएक्शन बनेगी और इससे एक पूरा का पूरा ग्लिसरॉल डिहाइड बनेगा, ठीक है। चलो ये वाला नोट कर लो, दोनों का फॉर्मूला। चलिए, हो गया। देखो क्या होगा कि इसमें से ना 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होगी और उसके बाद ये यहाँ पे दोनों का एडिशन हुआ, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के रिलीज होगी, जिसकी वजह से एक ग्लिसरॉल डिहाइड बनेगा। मैंने काफ़ी डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में, यहाँ से एक H जाएगी, इस वाले से ग्लिसरॉल से एक H जाएगी, इससे पूरा का पूरा OH जाएगा, ठीक है। एक हुआ, ऐसे ही सेम ये हो जाएगी और इस वाले से ये हो जाएगी, ठीक है। समझ गए, ये 3 मॉलिक्यूल HHO H2O H2O H2O, 3 मॉलिक्यूल H2O रिलीज हुई और एक पूरा का पूरा ये फॉर्म बन जाएगा यूनिट, तो उसको बोलते हैं हम, देखिए ये ऊपर वाला लिख लिया होगा आपने, देखो। चलो फिर, ठीक है, तो ये कैसी बन गई। अब आगे इसके नीचे जस्ट लिखिएगा, देखो ये ऐसे बन गई ना अब हमारी COH2 COH2, ठीक है। मैं इसका शॉर्ट लिख रही हूँ, इस साइड से हो गई हमारी C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R, समझ आया। ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। चलो, और ये ऐसा इक्वेशन बना, इसी को हम ग्लिसरॉल डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे लिख लीजिए, ये पहले नोट कर लो, ये वाला नीचे नोट कर लिया होगा। अब प्लस यहाँ पे ये भी लिख लो, इसका बचा क्या, जो भी लिख लीजिए, 3 मॉलिक्यूल H2O प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर, ये रिलीज हुई, ठीक है। चलिए इसके नीचे लिखिएगा ग्लिसरॉल डिहाइड, ये वाली इक्वेशन थी, उसके ऊपर ये गया, इसको बोलते हैं हम ट्राई, 3 है ना, 1 2 3 ऐसे लगा लीजिए। अब अगर 1 2 3 1 2 3 ज़्यादा समझ में आएगा, ट्राई ग्लिसरॉल डिहाइड, ठीक है, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। चलिए हो गया, हो गया। ये लिपिड और फैट का यूनिट होता है, ठीक है, नोट कर लो। और इसको बाइल इस पे एक्ट करेगी और इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसको हम मिसेल बोलते हैं। और मिसेल जाके कहाँ स्टोर होती है, हमारी विलाई में, ठीक है। चलो, अब वो यहाँ से लिम्फ के थ्रू पास करके लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो देखो, ये हमारी फैट है, उस पर क्या, उस पर एक एंजाइम एक्ट करेगी, इसको डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस एंजाइम का नाम क्या है, लाइपेज,
लाइपेज, ये पैनक्रिएटिक लाइपेज भी हो सकती है और इंटेस्टाइनल लाइपेज भी हो सकती है। ठीक है, लाइपेज है, इसको लिख लीजिए पैनक्रिएटिक और इंटेस्टाइनल लाइपेज। लाइपेज, ठीक है। और सेम ऐसे ही ये आगे और इस पे फिर से अटैक करेगी, इसको मोनोग्लिसराइड बना देगा। ठीक है, ठीक है, फिर इसको मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे भी ये लाइपेज ही है। ठीक है, चलो पीएच हमारा 6.8 7.8 सॉरी, वो स्टमक स्टार्च का होता है 6.8 7.8। चलो से ये पैनक्रिएटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड में एक नाम सुना है आपने, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोग्लिसराइड नहीं, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ठीक है, उसमें एक आता है, क्या नाम है उसका, लेसिथिन। लिखिए LECITHN। ठीक है, लेसिथिन आता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारी, एक मिनट बस, पेन मार्कर पता नहीं, चलिए। ठीक है, सो ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। ठीक है, तो लेसिथिन का हमने क्या देखा था कि लेसिथिन क्या होता है, एक डिजीज आती है। ठीक है, मतलब होती है, आती नहीं है। एक डिजीज़ का नाम सुना होगा आपने, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, वो क्या होता है, एक डिजीज़ का नाम सुना होगा आपने, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देखो इसके नेम में ही सारा डिजीज़ छुपा हुआ है। ठीक है, एक डिजीज़ आती है नियोनेटल, नियो का मतलब है जस्ट, ठीक है, नेटल मतलब बॉर्न, नियो जस्ट जन्म लिया हुआ बच्चा, जो जस्ट मतलब कुछ दिन का ये इन्फेंट है, जिसको आप मान लो, यहाँ पे आप इन्फेंट भी लिख सकते हैं। इन्फेंट तो पता है ना आपको, हाँ, जैसे जस्ट जन्म लिया हुआ बच्चा के में ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्ट्रेस हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है उस डिजीज़ में। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो एक ये लिसिथिन क्या होता है ना हमारा, ये सर्फेक्टेंट के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, एक्ट एज सर्फेक्टेंट, अभी बता रहे हैं टेंट। ठीक है, ये सर्फेक्टेंट के जैसे एक्ट करता है। क्या इस केस में क्या होता है, जैसे बच्चा जन्म लिया रहता है ना, तो उसका लंग्स प्री मैच्योर रहता है, मतलब मैच्योर नहीं होता। जैसे कि लंग्स जैसे जन्म लेने के बाद ना मैच्योर होना चाहिए कि लंग्स का फंक्शन करे, लेकिन उस केस में जो बीमारी हो जाती है बच्चों में, तो उसके केस में ना उसका लंग्स प्री मैच्योर, मतलब मैच्योर नहीं होता है, अच्छे से मैच्योर नहीं होता है, जिसकी वजह से ना कोलैप्स करने की कैपेबिलिटी, जैसे कि है ना लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा, मैच्योर तो है ही नहीं, तो कोलैप्स करने का चांस रहता है इसमें। तो ये फॉस्फोलिपिड लेसिथिन है ना, उसको बचा के रखता है। सर्फेक्टेंट का मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है उसको कोलैप्सिंग से, कोलैप्स का मतलब गिरना। ठीक है, गिरने से मतलब जैसे एक लंग्स है, लंग्स का फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करेगी तो फूलती है, ऑक्सीजन प्यूरिफाई करती है हमें, और फिर आउट करेंगे CO2 तो रिलीज हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो वो प्रोसेस नहीं कर पाता क्योंकि ये खुद पे डिपेंडेंट तो है ही नहीं, ये कोलैप्स करती रहती है, गिर जाएगी। तो इसके वजह से एक लेसिथिन जो अंदर हमारा
फॉस्फोलिपिड होता है वो सर्फेक्टेंट के जैसे काम करता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें इन इन्फेंट न्यूबॉर्न प्रीमैच्योर लंग्स इज प्रेजेंट। इसमें प्रीमैच्योर लंग्स प्रेजेंट होता है विच हैज़ हाई चांसेस ऑफ कोलैप्सिंग। ठीक है, गिरने की हाई चांसेस होती है इसकी। ठीक है, सो ये प्रीमैच्योर सो लेसिथिन, जो लेसिथिन होती है इसमें वो एक्ट करता है इस पे एज सर्फेक्टेंट। ठीक है, इस पे लेसिथिन है जो सर्फेक्टेंट के जैसे एक्ट करता है और इसको कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, लिख लो। चलो हो गया, समझ गए ये कोलैप्स करना। अब प्री मैच्योर बर्थ किसको बोलते हैं? जैसे कि इन्फेंट है, प्री मैच्योर लंग्स हो जाता है किसमें? जिस बच्चे का ना प्री मैच्योर बर्थ होता है। मैच्योर बर्थ का मतलब और प्री मैच्योर बर्थ का मतलब क्या समझते हैं आप? मैच्योर का मतलब है जैसे कि हमारी ह्यूमन बींग, ये ह्यूमन बींग का बात हो रहा है, तो ह्यूमन बींग में क्या होता है कि एक बच्चा कब जन्म लेता है? जब पूरा 9 महीने हो जाती हैं उसके बाद बच्चा जन्म लेता है ना। हाँ, तो 9 महीने से अगर मान लो पहले जन्म ले लिया तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर बर्थ। मतलब डेट तो हमारा 9 महीने का है, 9 महीने से वो 1-2 वीक ऊपर नीचे होता है उसका मैटर नहीं करता। 1-2 दिन हो गया वो नहीं। जैसे अल्ट्रासाउंड में आपको दिखाता है कि जैसे 9 मंथ इज इक्वल टू 36 वीक, 9 इंटू 4, 1 महीना में 4 वीक होता है। सो हमारा पीरियड ऑफ गेस्टेशन, ह्यूमन बींग का गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? देखो, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है ह्यूमन बींग का? गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? ठीक है, ये सब हम ह्यूमन मतलब रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, बट मैं बता दे रही हूँ क्योंकि आप पेपर है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है ना कि जो बच्चे को माँ 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है ना, तो उस पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो 9 महीने तक रखती है। गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन को कितना होता है? ये 9 मंथ्स, 9 महीने। तो इसको वीक में कन्वर्ट कर दो, तो वीक में करोगे तो क्या? 9 इंटू 4, 1 महीने में कितना दिन वीक होते हैं? 4, तो 36 वीक देखना। ठीक है, 36 वीक्स। ठीक है, अब देखो 36 वीक हुआ हमारा, तो उसमें क्या है आप देखोगे कि अल्ट्रासाउंड वाले में आप देखते हो ना, तो क्या होता है ना कि आप देखना कि अगर कभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया है या देखा है अल्ट्रासाउंड, तो उस पर क्या लिखा रहता है ना कि 36 वीक W प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस करके 1 to 2 डेज लिखा रहता है। इसका कहने का मतलब है कि 9 महीने से 36 वीक के 1 दिन बाद भी बेबी हो सकती है, 1-2 दिन बाद भी, या 36 महीने के 1-2 दिन पहले भी बेबी हो सकती है। तो वो गेस्टेशन पीरियड दिया रहता है हमारा अल्ट्रासाउंड वाले में। ठीक है, वो अलग है, लेकिन ये 36 महीना ही हम काउंट करके चलते हैं। अब बोल रहा है प्री मैच्योर बर्थ कब होता है? तो प्री मैच्योर बर्थ का मतलब हो गया ना कि 6 वीक, मतलब ये तो 36 वीक हो गया, 6 वीक जो ड्यू डेट आपका दिया हुआ है, ड्यू डेट मतलब मान लो प्रेगनेंसी किसी की होने वाली है, अभी क्या चल रहा है? अभी सितंबर, तो सितंबर से अक्टूबर में चलने वाले, लेकिन उससे 6 वीक पहले, जैसे 6 वीक पहले ही अगर बर्थ हो गई बच्ची की, तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर बर्थ। ठीक है, तो 36 वीक्स में से क्या बोलते हैं 6 वीक घटा दो तो कितना बचेगा? 36। तो 30 मतलब ये अप्रोक्स 7 महीने, 7 महीने के बच्चे होते हैं ना, 7 मंथ वाले, जो 7 मंथ में ही जन्म ले लेता है, तो उसमें ये चांसेस हाई हो जाती है प्री मैच्योर बर्थ वाले बच्चे को। प्री मैच्योर बर्थ वाले बच्चा का लिख लो, जो प्री मैच्योर बर्थ, बेबी बर्थ। ठीक है, बर्थ, ठीक है, बेबी हैविंग हाई चांस, उसके पास लंग्स कोलैप्सिंग की चांसेस हाई हो जाता है। हाई चांस नॉट चेंज, हाई चांस ऑफ, यही लेसिथिन वाला जो हमने पढ़ा, प्री मैच्योर लंग्स का मतलब कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, यहाँ पे लिख लो।
ऑफ लंग्स, उसको प्री मैच्योर लंग्स होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब प्री मैच्योर बर्थ का मतलब यहाँ लिख लीजिए 6 वीक बिफोर ठीक है, ठीक है, 6 वीक्स इज प्री मैच्योर बर्थ में लिख रहे थे ना, हाँ सही, तो इसी में लिखना है 6 वीक बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब जो दिन हमारा डिलीवरी डेट लिखा हुआ है उसी से, ड्यू डेट के जगह पे यहाँ पर डिलीवरी डेट भी लिख सकते हैं आप, डिलीवरी डेट। ठीक है, जो डिलीवरी डेट दिया हुआ है उससे 6 सप्ताह पहले, और उससे 1-2 सप्ताह और बढ़ सकता है, 6 सप्ताह पहले अगर बच्चे का जन्म हो जाता है, 6 मंथ और लिख लीजिए, और मोर भी हो सकता है। ठीक है, 1-2 दिन आगे बढ़ सकता है, तो उसको बोलते हैं हम प्री मैच्योर बर्थ। जैसे 7 महीने में जन्म हो जाता है जिस बच्चे को, तो उस बच्चे को हम बोलेंगे प्री मैच्योर बर्थ हुआ उसका। ठीक है, तो उसमें लंग्स कोलैप्स की कैपेबिलिटी मतलब चांसेस बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा चांस है कि उसमें ये वाली डिजीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा सर्फेक्टेंट के जैसे फॉस्फोलिपिड लेसिदिन उस पर मतलब उसका जो होगा वो सर्फेक्टेंट के जैसे उस पर एक्ट करेगी। ठीक है, चलो हो गया हमारा, चलो नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो फिर अब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लीजिए कुछ। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो होता नहीं है, हाँ, ठीक है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है ना, बस कुछ भी। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, देखो इसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड और अनअब्जॉर्ब फूड जो होता है वो पूरा के पूरे बॉडी पार्ट से, जैसे कि पूरा प्रोसेस हुआ बक्कल कैविटी से आई इसोफेगस तक, इसोफेगस से आई हमारी स्टमक में आई, फिर वहाँ पे जो अपना डाइजेशन हुआ, और फिर उसके बाद डिओडोनम में मैक्सिमम डाइजेशन डिओडोनम में होता है, फिर वहाँ से क्या हुआ जेजुनम में आई, जेजुनम से इलियम के बाद क्या हुआ, अब वो धीरे धीरे इलियम तक आने तक वो पूरी तरह से मतलब पूरा तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, पूरा बच चुका है। अब उसके बाद वो रफेज बचा जो हमारा, जिसको हम फीकस बोलते हैं। ठीक है, तो वो बच गया, अब वो क्या बोलते हैं, वो आ गई, अब वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगी, अब वो स्टोर हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे आके आ जाएगी, और फिर वहाँ से क्या होता है एब्जॉर्प्शन होगा कुछ पार्टिकल का, उसमें से जो कुछ पार्टिकल्स का हल्का फुल्का पार्टिकल का जो एब्जॉर्प्शन होना होगा, फिर उसके बाद वो हमारा रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंट नहीं, फिर एक रेक्टम में स्टोर हुआ, फिर उसके बाद एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट बाहर निकल जाता है। ये हमारी पूरी की पूरी डाइजेशन की प्रोसेस थी। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब फूड इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ एंड अनएब्जॉर्ब्ड, जितना एब्जॉर्ब होना था तो हो गया, लेकिन जो बच गया अनएब्जॉर्ब्ड फूड पासेस थ्रू इट, इसके थ्रू पास करी, passes through it and stored into rectum। ठीक है, टेम्परेली, परमानेंट नहीं होती है ना, टेम्पोरेली। ठीक है, टेम्पोरेली यहाँ पे स्टोर हो गई, और फिर उसके बाद क्या होगा, एंड देन फाइनली excrete out through anus। ठीक है, समझ गए।
यही प्रोसेस होगी लास्ट तक का, ठीक है। इसमें डाइजेशन तो हुआ ही नहीं, अभी बनाना है इसमें डाइजेशन नेग्लिजिबल है, बिल्कुल भी मतलब हल्का फुल्का होगा, नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल है डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन आगे बढ़ेंगे हम, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इसके बाद, तो उसमें हल्का फुल्का एब्जॉर्प्शन होता है, उसी के साथ मैं लिखवा दूँ, ठीक है। सो चलो हो गया, अब पढ़ते हैं, इसके बाद ये नोट कर लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब डाइजेशन क्यों हुआ कि अब उसका जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो अब एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। चलो नोट कर लो। चलो ठीक है, अब लिखो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, कितना, कैसे, वो लिखना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे लिखो स्मॉल, ये बकल कैविटी मीन्स माउथ, बकल कैविटी, ठीक है। चलो यहाँ पे होता है अल्कोहल सम अमाउंट, पूरा नहीं, ठीक है, एंड सम ड्रग्स। देखो ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, ड्रग्स खाते वो ड्रग्स मत ले लेना, कोकेन हेरोइन को मत मान लेना, सम ड्रग्स, ठीक है। दवा, जैसे कि एग्जांपल में एस्पिरिन, ठीक है, और डिस्प्रिन। जो डिस्प्रिन सिर दर्द होता है तो नहीं खाते हो, वही वाली, इसीलिए आपको जल्दी से रिलीफ हो जाती है, ठीक है। नहीं बोलता आदमी कि डिस्प्रिन खाते ही आदमी का रिलैक्स हो गया एकदम, इसलिए रिलैक्स हो जाता है ना क्योंकि उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हमारा मुंह से स्टार्ट हो जाता है, तो मुंह से जितना जल्दी आपका एब्जॉर्प्शन होगा उतना जल्दी हमारे इफेक्ट करेगी ना वो, मतलब ब्रेन पे, मतलब जो पार्टी जिसके लिए हम खा रहे हैं तो वो मुंह में ही खाए और वहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई, तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुई तो वो धीरे धीरे हमें रिलीफ फील कराता है, ठीक है। सेकेंड पे लिखेंगे माउथ, माउथ में स्टमक, इसोफेगस में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो इसोफेगस का लिखोगे तो कैंसिल काट देना यहाँ पे, 2 लिख के सारा प्रोसेस लिख लो ताकि आपको पता चले कहाँ पे होता नहीं है। इसोफेगस में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, नॉट पॉसिबल, कोई एंजाइम ही नहीं है इसमें, ना डाइजेशन होती है ना एब्जॉर्प्शन होती है, वो बस एक नली है खाने को पास कराने की, ठीक है। एब्सेंट, नॉट पॉसिबल, नॉट एब्जॉर्प्शन और नाइदर डाइजेशन, डाइजेशन भी नहीं होती, जब एंजाइम ही नहीं है तो डाइजेशन कहाँ से होगी, ठीक है। चलो थर्ड है इसोफेगस के बाद हमारा स्टमक, अल्कोहल, जो बचा हुआ अल्कोहल पोर्शन है ना ये यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, शराब जो पीते हैं ना शराबी लोग, वो अल्कोहल, ठीक है। और उसके बाद ड्रग्स, ड्रग्स, ठीक है, वही मेडिसिन, ड्रग्स के नीचे मैं मेडिसिन लिख देती हूँ नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत वे में चले जाएंगे। मेडिसिन, दवा को हम अंग्रेजी में ड्रग्स बोलते हैं, मतलब बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ठीक है। चलो मेडिसिन हो गई, इसमें है वही एस्पिरिन और डिस्प्रिन, यहाँ पे भी उसी का है, मतलब बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो यहाँ पे आके एस्पिरिन और दूसरा डिस्प्रिन, ठीक है। चलो ठीक है, अब है मैक्सिमम, इसी से लिख लो
कुछ आयंस, जो यहाँ पे ना इस वाले में कुछ आयंस का भी डाइजेशन होता है, ठीक है। चलो देखो, सम आयंस, ठीक है, आयंस लाइक सोडियम आयन, Fe+2 आयन, ठीक है, एक्सेट्रा। चलो नोट कर लीजिए, चलो नोट कर लो। चलो हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब लिखो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड था, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो चलिए, इसका 3 पोर्शन है। पहला है डिओडेनम, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। देखो डिओडेनम में जो होता है हमारा मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं डाइजेशन लिखवा रही हूँ, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है लेकिन लिखवा रही हूँ कुछ और। मैक्सिमम डाइजेशन, याद रखिएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और इलियम है ना, ये क्या बोलते हैं, चूजी पर्सन है, तो ये बस और बस एब्जॉर्प्शन कराता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। ये विटामिन B12 का डाइजेशन कराता है, एब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। चल, ये बहुत ज़्यादा चूजी नहीं होता लोग, वैसे ही है। एंड बाइल साल्ट, जो बाइल रिलीज होती है उसमें साल्ट होता है, उस साल्ट को भी ये डाइजेस्ट कराता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कराता है। लिख लो, चलो नोट कर लीजिए। चलो हो गया, चलिए समझ गया, समझ गए। इलियम है जो एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 का कराएगा, और बाइल साल्ट, बाइल साल्ट का लिख लो कौन कौन से होते हैं बाइल साल्ट, अगर लिखोगे तो है, एक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, एक है सोडियम टोरोलेट, टोरोकोलेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। ये तीनों हमारी बाइल साल्ट होती है, CHO होगा। चलो हो गई, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। ये तीनों हमारी विटामिन बाइल साल्ट होती है। चलिए यहाँ पे मैंने सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट। चलिए ठीक है। अब दो इसमें बाइल में पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होता है ना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। सो वो मैंने बाइल जूस में नहीं लिखवाया था शायद, इसको लिखने के बाद लिख लीजिएगा। पहले ये लिख लो, फिर लिखते हैं कि बाइल लिख के आज यहीं तक रहने देंगे, डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन तक ही, ठीक है। इसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ अमाउंट अल्कोहल का हल्का फुल्का, और फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बस, और यही है। और उसके बाद हम थोड़ा सा बाइल के बारे में, उसमें बाइल में 2-3 पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट ज़रूरत है तो इसके लिए लिख लेंगे। चलिए चलो हो गया। सो अब लिखो एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या क्या होता है ये लिख लिए तीनों। चलो
वैसे मैं बाइल के बारे में लिखवाऊंगी जब हम एब्जॉर्प्शन मतलब फैट का इमल्सिफिकेशन पढ़ेंगे ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्योंकि बाइल ही तो फैट का एब्जॉर्प्शन कराता है ना, तो इसके लिए मैंने बाइल वाले में नहीं लिखवाया। तो जब मैं बाइल का फैट एब्जॉर्प्शन करवाऊंगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट लिखवाऊंगी, बताऊंगी, तो उसमें बता देंगे। ठीक है, चलिए अभी लिख लो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें बस कुछ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ सम वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स भी, सम ड्रग्स। ठीक है, चलो ठीक है, आज यहीं तक करते हैं बस। अब हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है। एब्जॉर्प्शन में बस एक हमारा फैट का एब्जॉर्प्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको मिसल फॉर्मेशन, उसका क्या होते हैं लिम्फ के साथ कैसे वो ट्रांसपोर्ट होती है, फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद कैसे कैसे मेसेल बनाता है, इमल्सिफाई कैसे होती है, वो सब करेंगे, तो लगेगा उसमें थोड़ा सा टाइम। ठीक है, सो आज यहीं तक करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। जाके लेक्चर पुराना वाला देख लीजिए, आपको सिक्वेंसली रहोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। और एनसीईआरटी बस और बस एनसीईआरटी पढ़िए और मेरा लेक्चर पढ़िए, और मैं क्वेश्चन आपको देती रहूँगी। क्वेश्चन वो मैं आपको क्वेश्चन अटैच करके दे दूँगी, जैसे कि हम पढ़ लिए ना, जैसे कि मैंने रिप्रोडक्शन वाले क्लास 12th का रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आंसर कराया था, वैसे ही क्वेश्चन मैं मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके और इसमें पहले आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उससे PDF करके देख लेना। ठीक है, बस यही करो, इनफ है, बाहर से और कुछ दूसरी बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, नोट कर लो। ओके, बाय।